वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला बच्चों। तो बच्चों 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्व एग्जाम्पल, और इसके बाद फिर करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं का सॉल्यूशन पहली बार हम पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ग्राफिकल मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में हम पढ़े हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड पढ़ना है हमें। पहला हमें सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, और तीसरा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप पढ़ चुके हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है और सबसे इजी। यदि आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है और इसमें ये नहीं कहा गया है कि किस मेथड से सॉल्व करिए, तो एलिमिनेशन मेथड ही सबसे आसान और कम समय में होने वाला मेथड है बेटा। ठीक है, तो इसमें पहला सॉल्व एग्जांपल है एग्जांपल नंबर। इसमें सीधा सीधा हम आपको इंट्रोडक्शन वाला कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ मैं करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला है एग्जांपल नंबर 11, सॉरी एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, एग्जांपल 11। तो बेटा कह रहा है इसमें 2 इक्वेशन जो है आपको, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम 2 आदमी हैं, कोई भी 2 आदमी ले लीजिए, उनके इनकम का रेशियो है 9:7। ठीक है बेटा, 9:7 है। ठीक है जी, इनकम का लेवल। तो जब हमें रेशियो में दिया रहता है तो दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे हम? पहले आदमी, मान लीजिए कि 2 आदमी है ए और बी, ठीक है, और इनके रेशियो का इनकम है 9:7। तो ए का इनकम कितना होगा? हम ये अलग अलग करना है दोनों को। तो इसको 9x लेते हैं, इसको 7x लेंगे। ठीक है, एक रेशियो में दोनों को अलग अलग डिवीजन करने, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम उसमें रेशियो में x लगा लेते हैं, तो दोनों का अलग अलग बन जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा हम, है ना, कि लेट 2 आदमी हैं, लेट one man's income is 9x rupees, and another man's income is 7x rupees। ठीक है बेटा, तो एक आदमी का इनकम 9x है। 9:7 किसी भी रेशियो को, मान लीजिए कि एक का एज है 9x, दूसरे का एज है 7x, इनकम नहीं, हम रेशियो की बात बता रहे हैं। तो इस तरह से यदि रेशियो में दिया है तो x ले लेते हैं हम, और ये दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो पहले का एज 9x कहा जाएगा, दूसरे का 7 है। उसी तरह से इनकम की बात कर रहे हैं कि लेट इनकम है, तो इनकम तो रुपीज में ही होगा, तो ये 9x रुपीज हो जाएगा, ये 7x रुपीज। यदि 2 डिस्टेंस का मान लीजिए रेशियो दिया 9:7, तो लेट 9x रुपीज एंड 7x रुपीज। अच्छा, वेरिएबल x कोई जरूरी नहीं है कि x ही है वेरिएबल लेवल, आप y भी वेरिएबल ले सकते हैं। आप कोई भी x, y, z कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको लेट करना पड़ेगा बेटा, है ना, लेट लिखना जरूरी है। तो 2 आदमी का रेशियो है इनकम का, तो एक का 9x रुपीज हो जाएगा, दूसरे का 7x रुपीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम इज 9x एंड 7x रुपीज एंड देयर एक्सपेंडिचर इज, और फिर दे रहा है खर्च करने का एक्सपेंडिचर बेटा उनका 4:3। तो अगेन लेट एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑफ पहला आदमी, वन मैंस इज 4। अब देखो एक रेशियो में, दो रेशियो दिया हुआ 9:7 और 4:3 ऐसे दिया है बेटा, है ना, 4:3 दिया हुआ है। तो अब ये दोनों ही रेशियो में एक्स नहीं लोगे, यहाँ दो रेशियो हो गया, तो एक में हम y लगाएंगे, 4y एंड 3y रुपीज रेस्पेक्टिवली। वन मैंस देयर लिख दो सीधा यहाँ पे, दे एंड एक्सपेंडिचर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर, सॉरी रेशियो नहीं, सॉरी and their expenditure and let their expenditure are 4y and 3y रुपीज रेस्पेक्टिवली। ऐसे करके लीजिए, ये अंग्रेजी लिखना है आपको, आप मेरे से भी बेहतर लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि तो ये जो 9x रुपीज जिसका इनकम है उसका एक्सपेंडिचर है 4y रुपीज, और जिसका है 7x रुपीज इनकम उसका एक्सपेंडिचर है 3y रुपीज। ये है इसका मतलब। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले आदमी का ये एक्सपेंडिचर ये है और दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर ये है। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला स्टेप क्या कह रहा है, अगला स्टेप ये कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000 रुपीज पर मंथ, तो ये पर मंथ का इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, ठीक है ना, और दोनों ही 2000 रुपए पर मंथ बचा लेते हैं। तो ये पर मंथ भी आप लिख सकते हैं, रुपीज पर मंथ भी लिख सकते हैं इसमें, और यहां भी लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली पर मंथ। अब बताओ कि आप खुद की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिर्फ पहले आदमी की बात करिए, इसका 9x रुपीज इनकम है, इसका 9x रुपीज इनकम है और 4y रुपीज इसका एक्सपेंडिचर है, 4y रुपीज इसका तो इसका सेविंग कितना होगा, यही होगा ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेविंग होगा। और ये दिया है, ये 2000 रुपये बेटा, ये 2000 रुपये दिया हुआ, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। और फिर कह रहा है कि दूसरा आदमी का इनकम कितना है, 7x रुपीज, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y रुपीज, तो 3y रुपीज, और ये भी कितना है इसका, यानी ये क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये सेविंग हो गया, तो इसका भी 2000 रुपया इसका सेविंग हुआ। तो ये आपका इक्वेशन बना बेटा, है ना, ये आपका क्या बना, इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करने आ गया। अब ये है दूसरा एलिमिनेशन मेथड में आपको, चूंकि ये इक्वेशन को बनाने के लिए आपके पास किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। एलिमिनेशन इक्वेशन तो इक्वेशन जैसा ही बनेगा जो आप जानते हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व हमें करना है पहले वाले जो एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, जो सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं उससे नहीं, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो कैसे एलिमिनेशन से हम करेंगे, ये आप यहाँ पे अब थोड़ा समझिए, 9x माइनस 4y, ठीक है, और 7x माइनस 3y, ठीक है बेटा, ये हमारा इक्वेशन सही है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और ऊपर लिखूंगा इस चीज को थोड़ा। एलिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी एक को खत्म कर देना, ठीक है जी, किसी एक को खत्म कर दूंगा मैं, x को या चाहे y को। तो देखिए पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है जी। अब देखिए आपको यदि दो डिजिट है, मान लो दो कोई भी डिजिट नहीं ले लो, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, ये भी 9x है और ये भी 9x है,
दोनों 9x है 9x, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस हालत में क्या करेंगे हम, इस हालत में दोनों को हम ऐड करेंगे। एक है 9x और एक है -9x, पहले से ही वो माइनस है और हम चाहते हैं कि दोनों कैंसल हो जाए। तो क्या करेंगे, हम दोनों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली 9x - 9x होगा तो ये कट जाएगा। लेकिन यदि एक 9x है और दूसरा भी 9x है, दोनों ही प्लस है, अब हम चाहते हैं इसको खत्म करना, तो पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का। तो यदि पहले से ही साइन चेंज है, पहले से ही साइन यदि अपोजिट है, तो सिर्फ प्लस कर देंगे हम, क्योंकि प्लस करने से ही दोनों कट जाएगा। लेकिन यदि दोनों इक्वल है और साइन इसका अपोजिट नहीं है, तो साइन को अपोजिट करने के लिए हम पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ही साइन चेंज होता है। यानी हमारा मतलब है हर हाल में कि एक दूसरे का साइन अपोजिट होना चाहिए, तभी कटेगा वो, ठीक है। तो साइन हम यहाँ पे, चूंकि दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये साइन चेंज होगा, तब ये दोनों को हम कटा देंगे बेटा, ठीक है। यही मेन हमारा पर्पस है, हमारा एक टर्म को कटा देना पर्पस है। और किस टर्म को कटाएंगे, एक्स या वाई को, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन हम जिसमें कन्वीनियंस लगता है हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। देखो ये दोनों साइन, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस, तो साइन तो इसका अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट नहीं है तो फिर हमें माइनस ही करना पड़ेगा चाहे किसको। लेकिन माइनस करने के पहले हमें ये देखना है कि ये 4 है ये 3 है, तो कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए, और कोफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट, दो चीज होनी चाहिए। क्या, कोफिशिएंट इक्वल और दूसरा साइन अपोजिट, ये दो चीज हमें करना है, ये दो चीज आपको करना है। ये दो चीज आप करोगे तभी दोनों टर्म कटेंगे, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट यानी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 9 और 7, तो इसको भी 7 करिए, इसको भी 9, इसको भी आप मतलब कुछ मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करिए, ताकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। या नहीं, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे y कैंसिल करना है, y को कट करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसका भी कोफिशिएंट और इसका, दोनों कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। और कोफिशिएंट इक्वल के बाद फिर हमें साइन कैसे अपोजिट करना है ये आपको देखना है। यदि साइन पहले से अपोजिट है तो आप उसको ऐड करोगे, और साइन यदि पहले से अपोजिट नहीं है तो पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये दो आपका स्टेप चल रहा है, तो पहले कोफिशिएंट फिर साइन। तो चलिए पहले कोफिशिएंट पे देखते हैं हम, पहले हम कोफिशिएंट देखते हैं। तो देखो बेटा, यदि इसमें हम, यदि इस इक्वेशन में हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो देखो 4 और 3 का एलसीएम निकालो 12, ठीक है। अब ये भी 12 बनेगा, ये भी 12 बनेगा, दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे, दोनों कोफिशिएंट का 12 हो गया 4 और 3 का, तो ये भी 12 बनेगा, ये भी 12 बनेगा। इसी पे जाके सबसे पहला नंबर 12 ही है, जो कि इसको भी बनाओगे इसको भी बनाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये 4 है तो 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, ये 3 है तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको 4 में 3 मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिर्फ 4 में करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको पूरा इक्वेशन में करना पड़ेगा 4। हमारा पर्पस है इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना, लेकिन इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा गलत तरीका हो जाएगा। हमें थ्रू आउट द इक्वेशन हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ एक टर्म में 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सारे टर्म में लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक होल इक्वेशन में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। तो ये मैं आपको, तो कहने का मतलब ये है कि
इसको हम ऐसे हमने ब्रैकेट में घेर दिया और ऐसे इसको हमने लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो चेंज तो ये भी होंगे, लेकिन इनके चेंज से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज ये भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हमें इक्वल होंगे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी चेंज सभी टर्म होंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें चेंज से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ भी बने, हमारा मतलब है कि y कट जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज को बेटा लिखोगे, कैसे लिखोगे? बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इक्वेशन 1 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 4। बाई इक्वेशन 1 में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि हम करेंगे तो ये तो इक्वल हो जाएगा। और देख रहे हैं कि दोनों साइन हमें नेगेटिव ही है, मतलब दोनों इक्वल है, तो हमें एक को पॉजिटिव बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बेटा। माइनस करोगे तभी साइन उल्टा, यानी हमने ये करेंगे, ये स्टेप करेंगे और ये स्टेप करेंगे और इस पहला में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। तो भाई ये हमें ये लिखने का हमारा शॉर्ट एक मेथड है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो लंबा मेथड होता है, आप छोटे में लिखना सीखिए। ठीक है जी। तो चलिए ये प्रोसेस अब हमें करना है। तो पहला बेटा यही है और कुछ भी नहीं है इस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में कुछ भी नहीं है, यही है। ठीक है बेटा, यदि आप 1-2 क्वेश्चन को सही ढंग से कर जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये प्रोसेस हम करेंगे, तो चलो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 9 जा 27 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 2 जा 6000 और अब 7 से 7 28 28x माइनस 4 किया 12 और इक्वल टू 4 गुना 8 8000। अब ये है बेटा। ठीक है, हमने ये प्रोसेस कर दिया, ये प्रोसेस कर दिया। अब बीच में माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं हम? क्योंकि देख रहे हैं ना, कटेगा नहीं, जब अपोजिट साइन होता है तभी कटता है। तो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो ये नहीं कटेगा। लेकिन जब हम साइन करते हैं तो क्या करते हैं? नीचे का साइन हम बदल देते हैं। इसका प्लस है, यहाँ माइनस का मतलब ये बेटा कि यहाँ प्लस है, अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। प्लस लिखते नहीं है हम, लेकिन इसका मतलब ये कि प्लस है, तो प्लस को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप समझेंगे इस चीज को। अब बताइए 28x माइनस है और 27x प्लस है, तो यहाँ पर माइनस x होगा। ये 28 बड़ा है, 27 छोटा है, तो 28 माइनस 27 माइनस x, और ये तो दोनों कट गया। हमारा कटाना ही पर्पस है, कटाने के लिए ही हमने सब कुछ किया था। यानी एलिमिनेशन में पहले स्टेप में ही एक वेरिएबल वाला टर्म्स कट जाएगा, कटना ही चाहिए, तभी आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ। नहीं कटेगा तो कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, जैसे माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2000 माइनस 8000 माइनस 2000। तो इस तरह से माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी x इक्वल टू 2000। x की वैल्यू बेटा क्या निकल गया? 2000 निकल गया। अब जब x का वैल्यू 2000 निकल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में ये 3 और 4 यहां ऐसे लिखना जरूरी नहीं था, मैंने आपको समझने के लिए लिखा था ये ऐसे। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए और इसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। तो दूसरा इक्वेशन में टर्म्स थोड़े छोटे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 में करेंगे कि 2 में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमने करा था ना, एक से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू दूसरे में डालेंगे और दूसरे से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले वाले में डालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जिसमें भी आपको मर्जी करे उसमें x की वैल्यू डाल दो और निकाल दो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो
अब x इजिकल टू 2000, तो x की वैल्यू हमें किसी में डालना है, चलो इसमें डालते हैं, तो हम डाल दिया इंटू, तो 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है जी, तो इस तरह से 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, 3y को मैं इधर लेके आ गया और 2000 इधर आ गया, तो कितना होगा 14,000 में से, ये 14,000 में से 2000 चला गया, तो 12,000 बचा, 12,000 ये हो गया। ठीक है जी, और y इक्वल टू कितना 4,000, और इस तरह से y इक्वल टू 12,000 बाई 3 यानी कि 4,000। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमें निकल गया बेटा, कितना x इक्वल टू 2000 और y इक्वल टू 4000। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं सर हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आसान लगता है, हमें एलिमिनेशन मेथड आसान नहीं लगता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने किया है, तो पहली बार सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके होते हैं वो, इसलिए उनको वो आसान लगने लगता है। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, टाइम टेकिंग भी ज्यादा है उसमें, तो उसमें गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और आसान यही है उससे। तो चूंकि ये दूसरी बार कर रहे हैं आप, चूंकि तो थोड़ा इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद आपको ये आसान लगने लगेगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप इसी मेथड को अपना फंडामेंटल, यदि दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये नहीं मतलब मेंशन किया गया किस मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड जो है आसान होता है। तो इसको आप 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद आपको आसान लगने लगेगा, और इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको भी अच्छी तरह से पक्का कर ले। तो इस तरह से x और y की वैल्यू, लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इनकम कितना होगा, देखो ये x और y की वैल्यू निकाला है आपने, ये इनकम नहीं हुआ, क्योंकि इनकम क्या था, इनकम पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का ये है, और एक्सपेंडिचर ये था और दूसरे का एक्सपेंडिचर ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन में x और y तो हमने खुद लेट किया था, तो इनकम ऑफ फर्स्ट मैन कितना है, 9x था, 9x, तो इसका मतलब है कि 9 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है आपका, x वैल्यू 2000, तो ये 2000 यानी 18,000 रुपीज, ये पहले आदमी का इनकम हो गया। और दैट ऑफ सेकेंड मैन कितना है, ये 7, इसका इनकम 7 था, 7x, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू क्या, x की वैल्यू 2000 यानी 7 गुना 14,000, ये था, ये है दोनों का इनकम। अच्छा ठीक है, अब यदि वो एक्सपेंडिचर पूछते, मैं चेक करूं मैं थोड़ा आंसर इसका कि सही है ना, तो सॉल्यूशन ठीक है, 18,000 एंड 14,000, ठीक है बेटा, तो ये सही है हमारा। अब लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर भी यदि पूछता है कि बताइए दोनों का एक्सपेंडिचर कितना था, तो हालांकि इसमें पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम बता देंगे, यदि बताना की जरूरत पड़ जाती, यदि मान लीजिए, तो फाइंड देयर मंथली इनकम। हाँ, एक्सपेंडिचर पूछ नहीं रहा था, लेकिन यदि रिक्वायर होता, पूछता कि एक्सपेंडिचर भी बताओ, तो हम एक्सपेंडिचर के लिए क्या करते, एक्सपेंडिचर में ये 4y था, तो 4y होता पहले आदमी का, यानी कि 4 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है, 4,000, तो ये हो गया 4,000 यानी कि 16,000 रुपया। और दूसरे का एक्सपेंडिचर कितना था, 3y, तो 3y और 3 इंटू 4,000 यानी कितना, चलते हैं 12,000 रुपया। ये उस दोनों का पहले का एक्सपेंडिचर। अब देखो पहले वाले का इनकम कितना था, 18,000, और एक्सपेंडिचर कितना है, 16,000,
तो इसका दोनों का कितना सेव किया, 18 में से 16 निकलेगा 2000, 2000 ही सेविंग हुआ ना, तो देखो 2000 सेविंग था। दूसरे वाले का भी इनकम कितना है 14,000 टू, एक्सपेंडिचर कितना है 12,000 रुपया, तो इनका सेविंग कितना हुआ 2000। यानी हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो जो लीनियर इक्वेशन है बेटा, उनके सोल्यूशन के लिए आप क्वेश्चन से ही आप समझ करके आंसर निकालने के बाद सेटिस्फाई करा के आप आंसर चेक कर सकते हैं। आपको पीछे से आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में हम श्योर हो जाएंगे वैसे ही कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा 2-3 बार, और आपको अच्छी तरफ से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूं बेटा, ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कर रहा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए 12 है, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखिए पहला इक्वेशन जो हमारा बना था, एक चीज और थोड़ा आपको बता देता हूं। पहला इक्वेशन में पहला हमारा क्या था, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है जी, यही था ना। इसको हम इधर ले लेते हैं तो माइनस 2000 इक्वल टू 0, इसको भी इधर ले लिया तो माइनस 2000 इक्वल 0। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही हम इसके सॉल्यूशन के नेचर को बता सकते थे। जैसे हमने पढ़ा है कोफिशिएंट a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के, तो इसमें हम a1/a2 कितना हो जाएगा, a1/a2 कितना हो जाएगा 9/7, b1/b2 कितना हो जाएगा 7/-4/-3। ठीक है, तो देखो ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो इस मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। यानी दोनों लाइन ऐसे क्रॉस करेगी, यहाँ का कोफिशिएंट हमें एक सॉल्यूशन देगा। तो इक्वेशन चाहे जैसे भी हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन से करें सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या एलिमिनेशन से करें, जैसे भी, या ग्राफिकल से करें, जैसे भी करें, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले आप कोफिशिएंट के रेशियो के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। एक सॉल्यूशन आएगा या दो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नहीं सॉल्यूशन निकलेगा, या सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको पहले से पता लगा। तो यहां तो था। अब देखो यहां भी हम ये बात पहले हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले से थोड़ा आपको आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर a1/a2 क्या है, a1/a2 2/4 है बेटा, यानी कि 1/2, और b1/b2 क्या है 3/6, यानी ये भी 1/2। तो यदि दोनों इक्वल आता है तो फिर हम c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 निकालते हैं, क्या है 8/7। तो देखो यहाँ क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया बेटा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और जब भी ऐसा होता है तो कोई जब सॉल्यूशन करते हैं हम, तो क्या आता है 8 इक्वल टू 8 या 9 इक्वल टू 9 या 10 इक्वल टू 10, इस तरह का कोई कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट इक्वल टू सेम कांस्टेंट आ जाएगा। यानी यहाँ पर x और y पे, x वेरिएबल है उस पे सॉल्यूशन डिपेंड करता ही नहीं है, x और y कट जाएगा। x की कुछ भी वैल्यू हो, x की कुछ भी वैल्यू हो, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x।
इसका मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ तो आप यही देख रहे हो, देखो यहाँ पे, अब चलिए हम ज्यादा यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ a1/a2, हालांकि देखो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एक अवेयरनेस के लिए करा रहा हूं ये चीजें, ताकि आप एडवांस में जब जाएंगे तो ये चीजें माइंड में फिट हो जाएगी आपको। देखो a1/a2, हाँ ये देख, सॉरी ये तो करा ही दिया था, यानी कि 1/2, ये भी 1/2 और 8/7, यानी दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। और जब भी हम सोल्यूशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, सम कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, इसी तरह की वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2। तो अब देखो इसमें किसको कटाना चाहते हैं आप, x को कटा लीजिए चाहे y को कटा लीजिए, जिसको भी। इसमें यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2, तो ये 4x बन जाएगा, ये भी 4x है, ये भी 4x तो है ही। तो जब ये 4x बन जाएगा और ये 4x तो है ही, और साइन दोनों का क्या है, पहले से सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसके बाद हम पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये टर्म कट जाएगा। ठीक है जी, यानी हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 और माइनस इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2, माइनस करेंगे हम यहाँ पे माइनस, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रू आउट आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लीकेशन इसमें। ठीक है जी, तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 8 गुना 16, 8 गुना 16 हो गया। ठीक है जी, और शायद मैंने गलत बोला है, क्योंकि पैरेलल जब होती है लाइन ना, जब लाइन का मेनी सॉल्यूशन होता है तब जाके आता है कि 18 इक्वल टू 18 या 9 इक्वल टू 9, 10 इक्वल टू 10 या 5 इक्वल टू 5, यानी सब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। किसके लिए आता है ये मेनी सॉल्यूशन के लिए आता है ये वाला चीज। और नॉट सॉल्यूशन में सम इम्प्रैक्टिकल चीज आ जाएगी, 0 इक्वल टू 5, जो कि होता ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना। शायद मैंने गलत बोला पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये जो है बेटा, जब 18 इक्वल टू 18, 9 इक्वल टू 9, ये ट्रू तो है फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ द एक्स, यानी इस केस में जब ये आएगा तो इसका मतलब होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा इसमें x की किसी भी वैल्यू के लिए x पे ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है। 18 इक्वल टू 18, 9 इक्वल टू 9, 10 इक्वल टू 10, 5 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 3, इस तरह का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब x वेरिएबल ही कट जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये फैक्ट है, ये हमारा x है ही नहीं, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन हुआ, ये मेनी सॉल्यूशन इसमें। और यदि 0 इक्वल टू 5, यानी सम ऐसा प्रैक्टिकल आया कि 5 इक्वल टू 4, तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 4 के इक्वल होता है? नहीं ना। तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाएगा जो कि ट्रू नहीं होता है, तो इस केस में हम कहेंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और इस केस में इस तरह का मतलब पैरेलल आता है। ठीक है, पैरेलल वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है, आप इस पे यही याद रखो। तो ये वाला मतलब फिर है, यदि मैं गलत बोल दिया होगा तो ठीक है, नहीं बोला होगा बेटा तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो इस तरह से अब यहां पर देखिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। सेकंड वाले में तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है। और ये दोनों क्या देख रहे हैं, ये नंबर कटेगा, ये कटेगा, मतलब ये को कटाने के लिए साइन क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो नीचे वाले में सबको साइन को बदलेंगे हम, एक को साइन को आप नहीं बदलेंगे। जो भी आप मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन का जो करेंगे वो थ्रू आउट द इक्वेशन करना पड़ेगा। किसी एक टर्म का साइन नहीं बदल सकते हैं, नहीं किसी एक टर्म में कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक टर्म में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको 4x बनाने के लिए आपको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसमें 4x बनाना है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से होगा, थ्रू आउट। और जब साइन बदलना होगा तो सबका साइन बदला जाएगा नीचे वाले का, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबका साइन बदलते हैं। तो देखो हमारा पर्पस क्या था, यहाँ पे हमारा पर्पस था 4x को कटाना, लेकिन 6x भी कट गया, यानी x का टर्म ही कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू
कितना 16 में से 7 जाएगा 9। तो क्या बताओ ये संभव है कि 9 0 के इक्वल होता है? नहीं है संभव ये। इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब लिखोगे हियर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। यहां सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 फिर एप्लीकेशन है। सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्वेश्चन आप 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में मतलब आर डी शर्मा वगैरह में ये क्वेश्चन है, जो बच्चे आर डी शर्मा वगैरह किए होंगे उन्होंने किया होगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा आपको इसका प्री नॉलेज आपको देना चाहता हूं। देखिए, यदि एक नंबर आपको जैसे 2 डिजिट है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मान लो कि ए और बी, तो यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू बी। इसका मतलब ये होता है ना, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। एक्स वाई है, मान लीजिए ये एक्स वाई है जो वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई। लेकिन क्या आपने पहले कभी सोचा है कि 12 जो हम लिखते हैं तो इसका मतलब 1 इंटू 2 होता है क्या? 1 और 2 आप ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, गलत हो जाएगा। यदि 2 डिजिट है जो कांस्टेंट है, नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, एक 3 है एक 4 है, तो क्या 3 और 4 ऐसे लिखेंगे तो 3 इंटू 4 पढ़ा जाएगा? इसको कोई कहेगा 3 इंटू 4, इसको 34 पढ़ लिया जाएगा ना। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा। यदि कांस्टेंट के बीच में यदि कोई साइन नहीं लिखा गया है तो वो एक नंबर पढ़ लिया जाता है। ये 34 है। यदि 2 कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगा है तो बेटा वो यदि 3 इंटू 4 करना होगा तो 3 इंटू 4 ही आप लिखेंगे। 3 और 4 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या है ये? इसका मतलब क्या हुआ? 34 का क्या है मतलब? ये आप समझिए, आज जरूरी पड़ गया आपको समझना इसका, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी नंबर मान लीजिए कि हम एक नंबर लेते हैं क्या, 23, सपोज करिए 23 एक नंबर है, तो जिसमें ये 1s प्लेस का डिजिट है, ये 10s प्लेस का डिजिट है। 1s प्लेस का 3 है और 10s प्लेस का 2 है। ये इसका मतलब है एक डिजिट है 23, और 23 में ये 3 1s प्लेस का डिजिट है और 2 10s प्लेस का डिजिट है। तो दोनों का प्लेस वैल्यू आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, और यदि नहीं आप पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब यहां पढ़ लीजिए प्लेस वैल्यू। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? जो 1s प्लेस है 3 का प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा? 3 1s के प्लेस पे है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 1 3 है, ठीक है। और यदि 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 किस पे है? 10s के प्लेस में है, तो 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो गया। तो 2 10s की जगह पर रखा गया है तो 2 का प्लेस वैल्यू 20 होगा, और 3 यदि 1s का प्लेस पे है तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, इसकी प्लेस नहीं। ऐसे ही समझ लीजिए बेटा कि एक चेयर है, वो चेयर यदि हमारे घर में है तो हम एक आम आदमी अपने घर का सदस्य है, हमारी वैल्यू कितनी है? हमारे घर के सदस्य की तरह है। लेकिन वही चेयर एक सीएम के, उसी चेयर को एक सीएम के ऑफिस में रख दिया जाए जहां सीएम बैठते हैं, और उस पर यदि कोई आदमी बैठे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सीएम के बराबर होगी। चेयर वही है बेटा, प्लेस का फर्क हो गया, प्लेस टू प्लेस का फर्क हो गया। वही चेयर यदि एक पीएम की जगह पर रख दिया, पीएम के ऑफिस में रखा जाए, पीएम जहां बैठते हैं, पीएम के टेबल पर रख दिया, तो
उस चेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएम के बराबर हो जाएगी। उस चेयर पर जो बैठेगा वो पीएम की, चेयर की क्वालिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता, प्लेस की वैल्यू। तो एक ही नंबर, ये एक ही नंबर, मान लीजिए कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 वंस की जगह पर रखा हुआ है तो 2 की वैल्यू 2, लेकिन यही 2 यदि टेंस के वैल्यू पर रखा हुआ है तो यहां पर इस 2 का प्लेस वैल्यू है 20, और यदि यही 2 यहां रखा गया है 1000 की जगह पे तो 2 into 1000, ये मैंने 100 है, ये मान लो कि वंस टेंस ये 100 की जगह पर रखा हुआ है तो 2 into 100 इसकी प्लेस वैल्यू हो गया। और यदि ये 1000 की जगह पर यही 2 लिखा हुआ है तो 2 into 1000 यानी 2000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो अलग अलग प्लेस पर रखने से एक ही नंबर का, एक ही डिजिट का वैल्यू अलग अलग हो जाता है बेटा। ये बात आपको पहली बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या समझना है हमें, पहले हमें, ठीक है, प्लेस वैल्यू आपने समझ लिया। अब जैसे हमने लिया था, हम एक नंबर लिया था 23, तो यहां पर 1 का प्लेस वैल्यू है 3 का प्लेस वैल्यू है 3 और 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 20, तो 20 और इस दोनों को ऐड किया गया है तब इसका मतलब ये 20 बना। कहने का मतलब है जो 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं वंस के प्लेस पर, टेंस की वैल्यू पर, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालकर जब हम ऐड करते हैं तब जाके ये नंबर बनता है बेटा। नंबर कैसे बनता है, 2 डिजिट हमें दिया गया है, दोनों से हमें नंबर बनाना है, ये सीख रहे हैं हम। 2 डिजिट दिया गया है हमें दोनों से नंबर बनाना है। तो यदि आपको किसी ने कहा कि मैं 2 डिजिट आपको दे रहा हूं, उससे आप नंबर बनाइए, कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा डिजिट है, 3 और 2। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि वंस के प्लेस पे किसको रखना है और टेंस के प्लेस पे किसको रखना है, ये है बेटा। तो ये है वंस का प्लेस, ये है टेंस का प्लेस, ठीक है बेटा। यदि 2 को वंस के प्लेस पे रखते हैं तो इसका वैल्यू है 2 into 1, और 3 को टेंस की जगह पर रखते हैं तो 3 into t इसका प्लेस वैल्यू हुआ 3 into 10, यानी ये बना 30, ये बना 2, और इस तरह से फिर दोनों को ऐड करेंगे तब बनेगा 32। अब कोई बच्चा 3 को वंस पे रख रहा है तो 3 यदि वंस पे है तो इसकी वैल्यू 3 into 1 यानी 3 बना इसकी वैल्यू, और 2 को टेंस पे रखा गया तो 2 into 20 यानी 20 plus 3 यानी इसकी प्लेस वैल्यू 23 बन गई। तो इस तरह से बेटा ये 2 को हम उल्टा कर देंगे, प्लेस अलग अलग चेंज कर देंगे तो अलग अलग नंबर बन जाएगा। यानी मैं आपको समराइज कर रहा हूं ये चीज को, किसी भी नंबर को बनाने, कोई भी 2 नंबर डिजिट दिया गया है और उससे नंबर बनाना है, कोई भी 2 डिजिट दी गई है, 2 डिजिट, हम 2 डिजिट की ही बात कर रहे हैं अभी, इसलिए 2, 3 डिजिट का नंबर भी होता है, 4 डिजिट का नंबर, तो हम सिर्फ 2 डिजिट के नंबर पे बात कर रहे हैं। यदि 2 डिजिट दिया गया है और उसे नंबर बनाना है तो आपको पहला ये आपको मानना पड़ेगा कि वंस प्लेस पे कौन सा है और टेंस प्लेस पे कौन सा है। आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वंस प्लेस पे किस डिजिट को रखना है और टेंस प्लेस पे किस डिजिट को रखना है, और इसके बाद फिर दोनों का प्लेस वैल्यू निकालिए, फिर उनको ऐड करिए, तो इस तरह से वो नंबर बनता है बेटा। ठीक है, इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये दिमाग में, जिन बच्चों को अच्छी तरह से नहीं बैठा है पहले से, उनके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या 2 चीज, यदि वी हैव टू मेक ए नंबर, वी हैव टू मेक ए नंबर बाई 2 गिवन डिजिट्स। ठीक है जी। तो हमें बी नीड, हमें क्या चाहिए, देखो ये मैं सिर्फ ये मत समझना कि कोई क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये रफ आप अपने कहीं भी राउंड करके या सर्कल करके लिख लीजिए ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। हमें 2 चीज की जरूरत है, पहला 2 प्लेसेस ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ गिवन डिजिट्स, प्लेसेस ऑफ गिवन डिजिट्स, दोनों डिजिट किस किस प्लेस पे रखना है, वंस पे किसको रखना है, टेंस पे किसको रखना है, ये आपको पहले डिसाइड होना है। और दूसरा प्लेस ऐड एंड फाइंड प्लेस वैल्यू, फाइंड प्लेस वैल्यू, प्लेस
वैल्यू ऑफ दोज डिजिट्स एंड ऐड देम। तो इस तरह से बेटा, इस तरह से हमें दो दिए गए डिजिट से हमें नंबर बनाना है। यदि ये दो चीज आपको समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन आसान है, फिर आगे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये भी आसान ही है क्योंकि ये चीज शायद 8th क्लास से ही आप पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, है ना, कि डी या उसके पहले भी RD शर्मा RS अग्रवाल वगैरह में जो लोग बच्चे किए हैं उनको ये करने का मौका मिला होगा कि, और प्लेस वैल्यू निकालना तो मेरे को लगता है कि आप 7th 6th क्लास में ही पढ़े हुए हैं। तो इसलिए ये दो चीज जो है आप समझ लीजिए। अब आगे हम आते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नहीं, थोड़ा सा और इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। अब मान लीजिए कि एक x है, एक डिजिट है x, ये मान लीजिए कि ये 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है बेटा। तो यदि एक दो डिजिट है, एक x है और एक y है, ये दो डिजिट दिए गए हैं हमें, डिजिट्स x है और एक y है। x 1s प्लेस का डिजिट है, y 10s प्लेस का डिजिट है, और ये इनसे हमें नंबर बनाना है। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा, इसमें x में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रह जाएगा, और प्लस इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो नंबर बनेगा वो ये नंबर बना, क्या, 10y प्लस 6। x 1s प्लेस का डिजिट है, y 10s प्लेस का डिजिट है, तो x का हमने क्या निकाला, प्लेस वैल्यू, यानी x इंटू 1। तो x y 10s के प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू 10 इंटू y, और दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो इस तरह से ये नंबर बना। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि यदि डिजिट्स को उल्टा कर दिया जाए, डिजिट्स को उल्टा कर दिया जाए, यानी x को अब रख दिया जाए यहां और y को रख दिया जाए यहां, ऐसे, तब अब नंबर क्या बनेगा, बाई चेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट। यदि हम कर दें तो बाई रिवर्सिंग द प्लेस ऑफ डिजिट्स, नंबर क्या बनेगा तब, नंबर, अब ये नंबर क्या बन जाएगा, अब ये हो गया y प्लस 10x, ये 10x, अब ये नंबर ये बना। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। और बेटा यदि इतना आपने समझ गए ना, तो अब ये आगे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो क्वेश्चन में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये दोनों नंबर में रिलेशन दिया रहेगा, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों रिलेशन के अनुसार क्या रिलेशन दिया रहेगा, कि मान लो कि ये नंबर इस नंबर से कुछ बड़ा है, ये नंबर इस नंबर से कुछ छोटा है। तो इस तरह की जो बातें हैं अब हम आगे करेंगे और आपको समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, यही है बस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सम ऑफ टू डिजिट एंड नंबर obtained by reversing यदि 66 कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट एंड रिवर्स करने से जो डिजिट बन रहा है वो 66 है। तो चलिए पहले हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस के दो डिजिट उनको लेट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में लेट 1s प्लेस डिजिट, ये जो नंबर वाले आते हैं ना जो क्वेश्चन, इन पे डिजिट को लेट करना पड़ता है कि 1s प्लेस का डिजिट ये मान लिया, 10s प्लेस का डिजिट ये मान लिया। दो डिजिट में 1s प्लेस और 10s प्लेस यही तो होगा ना, दो डिजिट के नंबर में हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस यही दो हमें नंबर मानना है। तो लेट 1s प्लेस डिजिट इज x एंड 10s प्लेस digit is y, then number formed, क्या नंबर बनेगा, 1s प्लेस का 1s प्लेस डिजिट x, तो ये x हो गया,
यानी ये वंस है, ये टेंस है, ये एक्स है और ये वाई है, ये है इसका मतलब। ठीक है जी, वंस प्लेस का एक्स है, टेंस प्लेस का वाई है, तो नंबर क्या बनेगा एक्स प्लस 10y। ठीक है जी, और नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी एक्स को यहां ले लेंगे, वाई को यहां ले लेंगे, एक्स को यहां ले लेंगे, वाई को यहां ले लेंगे, एंड number formed by reversing the digits is क्या होगा y plus 10x। ठीक है, y plus 10x। अब ये क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि नंबर फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, दोनों नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 66 आ रहा है। तो अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट क्या है, नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 10y प्लस x, और नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो ये है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, दोनों को सम करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर है 66। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। एक बार फिर से देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। बिल्कुल सही है बेटा। तो अब इससे आपको सोल्यूशन कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y और x प्लस 10x कितना 11x इक्वल टू 66। यहाँ देख रहे हैं कि 11 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 11 कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66, 11 से कट गया, यानी पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन बन गया। और आपको मालूम है कि यदि 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए उनको 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो एक तो आपने बना लिया, एक अभी और आगे बनेगा। ये आपको पहले माइंड में फीड होना चाहिए कि 2 इक्वेशन तो बनना ही है तभी सॉल्व होगा। अब आगे ये क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 तो फाइंड द नंबर हाउ मेनी नंबर्स, कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। कह रहा है कि बताइए कि ये कौन, तो ई कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2। अब ये कह रहा है कि दोनों डिजिट में 2 का डिफरेंस है। तो बेटा अब इसमें 2 का डिफरेंस का मतलब ये है कि या तो x बड़ा हो सकता है चाहे y बड़ा हो सकता है, यही है ना। इसमें x बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। ठीक है जी, x बड़ा है कि y बड़ा है हमें नहीं पता है। तो हमारा ये 1 था, ये 10 था, ये x है, ये y है। तो हम इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक। अब मान लीजिए कि आपका y बड़ा है x से, ऐसे मान लीजिए हैं। लेट कि y बड़ा है, y में से x लोगे तो क्या होगा 2, y इज ग्रेटर देन x। आपने लेट कर लिया ये है? लेट y इज ग्रेटर देन x है तो क्या करोगे आप यहाँ पे, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है 2 दिया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। तो यदि y हम बड़ा मानते हैं तो x जो है छोटा हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये आपका दोनों इक्वेशन बना, ये इक्वेशन 1 बना और ये इक्वेशन 2 बना। यहाँ पे आप वही शुरू में भी लिख सकते थे, लेट यूनिट प्लस डिजिट x एंड टेंस प्लस डिजिट y, वही ब्रैकेट में वेयर y इज ग्रेटर देन x, वही पे आप लिख सकते थे। ठीक है ना। तो हमने नहीं लिखा वहां पे, इसलिए यहां पर लिख दिया, लेकिन आप वहीं पे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इस तरह से बेटा 2 इक्वेशन आपका मिला। ठीक है जी। तो देखो ये y माइनस एक्स
को हम माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। इसको हम माइनस एक्स को पहले लिख देंगे, वाई को बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा ये माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया ये। एक्स वाई माइनस एक्स था, वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को पहले लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स के नीचे एक्स और वाई के नीचे वाई। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म x जो है, यहां भी x है यहां भी x है, दोनों इक्वल है और एक दूसरे का साइन भी अपोजिट है यहाँ पे, तो सीधा हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ना साइन को अपोजिट करने के लिए माइनस करने की जरूरत है, सीधा लिख देंगे बाई 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये कट गया, ये हो गया। अब ऑलरेडी साइन एक दूसरे का अपोजिट है तो सीधा हम प्लस ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी आपकी मर्जी हो, तो लिखिए x की जगह पर क्या है 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू हमारा 2 आया, तो y 2 आया बेटा। तो आपका नंबर क्या होगा, तब नंबर आपने पहला नंबर क्या बनाया था, यही था ना x प्लस 10y, यही था ना, ओरिजिनल नंबर यही था, ये यूनिट प्लेस का x था, टेंस प्लेस का y है, तो नंबर हमारा x प्लस 10y बना। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि नंबर विल बी क्या, यानी 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई मतलब 10 इंटू 2 और प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 4, तो हमने गलत लिख दिया है, वाई इन द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 4 प्लस एक्स ना, 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू था ना, ये एक्स की वैल्यू था ना, एक्स, तो एक्स की वैल्यू था, तो 10 प्लस वाई, वाई की जगह पे 4 और एक्स की जगह पे 2, तो क्या आएगा 42। तो इस तरह से 42 बना, हमारा ओरिजिनल नंबर 42 बना। और अब देखो रिवर्स करने से कितना बनेगा, 24 बनेगा, रिवर्स कर लो इसको करोगे तो ये 24 बना, और दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम 66, तो देखो 66 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। ये ओरिजिनल नंबर जो है हमारा 42 था, या ओरिजिनल नंबर हमारा 24 भी बन सकता है, 24 भी बन सकता है, कब, यदि हम कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन y, तो ये हमारा दूसरा नंबर 24 भी बन सकता है, कि 24 बनेगा और इसको रिवर्स करोगे तो 42 बनेगा, फिर भी 66 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम x इज ग्रेटर देन y की जगह y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y की जगह y ग्रेटर देन x कर दो, तो हमारा वो दूसरा नंबर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि वो 24, एक 42 है तो दूसरा 24 आ जाएगा। यानी इस तरह से ये हम दोनों ही पर डिपेंड करता है। फिर आपको मैं ये करके दिखाई देता हूं, ठीक है, कि अब देखो ये क्वेश्चन तो आपने लिया था कि ये वाला नंबर जो है वो आपका एक y जो है बड़ा है, तो y बड़ा लिया था आपने, क्या आया आपका 42 आया। अब यदि x बड़ा लिए होते तो क्या करते, जब यदि x बड़ा लिए होते आप तो पहले वाला इक्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई, ठीक है। अब यदि दूसरा वाला इक्वेशन आप लिए होते तो क्या बनता, x माइनस वाई, है ना। यदि यूनिट प्लेस वाला नंबर x इज ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर देन y होता तो क्या करते, x माइनस वाई इक्वल टू 2 करते, ठीक है जी, x माइनस, अब फिर दोनों का ऐड कर देता 2x, ये हो जाता है यहाँ पर क्या 8, तो x की वैल्यू आ जाती है क्या 4, x इक्वल टू 4 और फिर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से आप करते तो फिर आपका नंबर क्या आता, 24 आता बेटा, ये फिर ये नंबर 24 आता। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने कैसे किया है।
तो यदि आपने x को बड़ा लिया है और y को छोटा लिया है, यदि यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर ये 4 और 2, यूनिट प्लेस का नंबर 2 लिया तो और टेंस प्लेस का लिया है 4 तो 42 बनेगा, और यूनिट प्लेस यदि 4 है, टेंस प्लेस 2 है तो 24 बनेगा ये नंबर। तो इस तरह से ये हम दोनों ही तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये कितने पॉसिबल नंबर है, तो ये इस तरह से ये पॉसिबल नंबर दोनों हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट एग्जांपल था, क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा अब ये एग्जांपल तो हमारा यही कंप्लीट हो रहा है, तो वीडियो नॉट टू डू लेंथी, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।